सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में अभी अभी आए हैं 2024 में, जो एनईपी के तहत उनका जो सिलेबस है, तो आज हम उसका जो पॉलिटिकल साइंस है माइनर सब्जेक्ट, जो कि है कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो आपके पास सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, तो आज हम इसका यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट था कोऑपरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड। तो यूनिट नंबर सेकंड है हमारा राजनीतिक प्रणालियों का वर्गीकरण। इसमें पढ़ेंगे यानी संसदीय प्रणाली क्या होती है, राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, और संघीय और एकात्मक शासन क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में यानी इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे के बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अगर आप ये नोट्स परचेस करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो या ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, और ओनली 9 रुपीज में आप ये पीडीएफ परचेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है यूनिट नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन, क्योंकि हमें पढ़ना है इसमें संसदीय शासन और राष्ट्रपति शासन और संघीय और एकात्मक शासन। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी जो राजनीतिक प्रणाली होती है, यानी जो सरकार होती है, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका और कार्यपालिका होती है, इन दोनों में अगर जिस भी देश में कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, तो वो जो शासन है वो संसदीय शासन प्रणाली हो जाती है। जैसे कि भारत में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ मिलकर काम करती है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है बेसिकली, कि इन दोनों में ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो और जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है, उसमें जो कार्यपालिका और विधायिका होती है, ये एक दूसरे से पृथकीकरण होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। तो इनसे पता लग जाता है कि कौन सा शासन राष्ट्रपति शासन है और कौन सा शासन संसदीय प्रणाली है। और दूसरी चीज, हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि संसदीय जो शासन प्रणाली होती है, उसका भी हेड राष्ट्रपति होता है, और जो राष्ट्रपति शासन होता है उसका भी हेड राष्ट्रपति होता है। पर संसदीय शासन में राष्ट्रपति हेड होते हुए भी क्या होता है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। जैसे कि हमारे भारत में देखा होगा अपने, राष्ट्रपति तो है, पर सारे जो कार्यपालिका का काम संभालता है वो सब कौन संभालता है, वो सब प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। पर राष्ट्रपति शासन में प्रमुख भी वो होता है और कार्यपालिका, और ये सारे काम किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कौन सा राष्ट्रपति शासन है, कौन सा संसदीय शासन प्रणाली है। तो चलिए जानते हैं अब राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या है। सरकार के प्रमुख नेतृत्व एवं कार्यकारी द्वारा किया जाता है, यानी जब किसी देश में राष्ट्रपति शासन होता है तो उसका प्रमुख मतलब सरकार के प्रमुख नेतृत्व किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। और कार्यकारी मतलब कार्यपालिका का काम भी किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो जो विधायिका से अलग होती है, ये सरकार के मुखिया और राजा के मुखिया एक ही होते हैं। मतलब ये क्या होता है, देश का मुखिया होता है। राष्ट्रपति शासन जिस देश में लागू होती है, जैसे कि अमेरिका है, भारत में नहीं है। भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें 2 सदन होते हैं और इसमें प्राइम मिनिस्टर मेन होता है। पर राष्ट्रपति में कौन मेन होता है, पार्लियामेंट, इसमें जो राष्ट्रपति है वही मेन होता है। तो साथ ही एक प्रमुख विशेषता ये है इसकी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती। अब इसमें क्या होता है, कार्यपालिका जो होती है, जो लागू करवाती है, जो वो विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती है। मतलब वो जितने भी हमारे गवर्नमेंट होते हैं राष्ट्रपति शासन में, उसको जवाब नहीं दे सकती, वो उसका क्वेश्चन वो नहीं कर सकती उससे, मतलब जवाबदेही नहीं होती है वो। पर क्या होता है, हमारे जो संसदीय शासन है उसमें जवाब देना पड़ता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। तो अब जानते हैं राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता क्या होती है। तो राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता ये होती है कि इसमें जो कार्यकारी होते हैं, यानी जो कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होता है, वो विधायिका के कार्यों को वीटो कर सकता है, क्योंकि क्या होती है, इन दोनों की शक्ति जो होती है वो बटी हुई होती है। तो राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है, जो कि वोट द्वारा इसमें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। भारत में क्या है, भारत में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। यहाँ पे हम प्रधानमंत्री का चुनाव तो करते हैं लोकसभा का,
बट क्या है, अब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, पर क्या होता है, संसद जो राष्ट्रपति शासन होता है उसमें डायरेक्ट जनता ही चुनती है अपने प्रमुख को, जो कि राष्ट्रपति होता है, पर संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है, विधायिका में अविश्वास मत से हटाया नहीं जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, विधायिका के पास कम पावर होती है क्योंकि पृथ्वीकरण होता है, और इससे अविश्वास मत द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है इस राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। आमतौर पर जो राष्ट्रपति के पास जो अपराधियों को दी जाने वाली जो न्यायिक सजा होती है उसको क्षमा करने का भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वहां पे जनता ही क्या करती है, राष्ट्रपति का चुनाव करती है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन, जैसे कि आपने यूएसए देखा होगा, जैसे अमेरिका, और जैसे भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आपने कभी नहीं देखा होगा, डायरेक्ट होता है, जनता कभी राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। हम चुनते हैं नेताओं को, हम चुनते हैं प्रधानमंत्री को, लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलके वो चुनाव करते हैं, वो वोट देके राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम जिसे चुनते हैं वो उन्हें चुनते हैं, राष्ट्रपति को। संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा होता है, पर राष्ट्रीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा ही होता है, जैसे कि आपने अमेरिका में देखा होगा। अब जानते हैं राष्ट्रपति प्रणाली के क्या क्या लाभ होते हैं। तो राष्ट्रपति प्रणाली का पहला लाभ होता है कि इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, क्योंकि सरकार के जो 3 अंग है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि आपने सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, वो तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल। इसलिए शासन की दक्षता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई भी शासन एक दूसरे से अलग होता है, मतलब दूसरे से पृथक्करण होता है, तो वहां पे निरंकुश शासन होना बहुत मतलब कम हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे पे जब सब में शक्ति बटी होती है और सब एक दूसरे से अलग होते हैं तो कोई एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकता है। इससे क्या होता है, एक अच्छा शासन चलता है। संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पर भारत में अपना रखी है व्यवस्था, ये संविधान द्वारा अपना रखी है। संविधान में हमने जो आर्टिकल हमारा 50 जो है 51 है, तो उसके तहत क्या है, न्यायपालिका और जो विधायिका जो कार्यपालिका, इसकी शक्ति को पृथक्करण किया गया है। और दूसरी है कि विशेषज्ञ सरकार, तो क्योंकि कार्यकारिका को विधायक होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें क्या है, कार्य जो पालिका होती है उसको विधायक होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्या होती है, अब भारत संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना बहुत कंपलसरी होता है, वरना आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मतलब आप राज्य के जो प्रमुख है वो नहीं बन सकते। पर क्या है, जो राष्ट्रपति शासन है उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कार्यकारी यानी आपको राष्ट्रपति बनना हो तो इसमें कंपलसरी होता है कि आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ना हो। हमारे में कंपलसरी होता है संसदीय शासन प्रणाली में, और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में होता है कंपलसरी नहीं, होना ही नहीं चाहिए। अगर इन दोनों के मेंबर हुए तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो इसलिए राष्ट्रपति संबंधित विभागों या मंत्रालयों का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का चयन किया जाता है। इससे सुनिश्चित किया जाता है कि सक्षम और जानकार लोगों को सरकार का हिस्सा बनाया जाए। इससे क्या होता है, सरकार में लोगों को लिया जाता है। और देखते हैं कि स्थिरता होती है इसमें, इस प्रकार की सरकार स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल एक तय होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक तय होता है राष्ट्रीय, जैसे कि अब प्रधानमंत्री द्वारा, जैसे कि यहाँ चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री को चुनते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली में, पर वहां पे तो डायरेक्ट जनता चुन रही है, तो जब तक चुनाव ना आ जाए तब तक तो राष्ट्रपति का शासन एकदम परफेक्ट है, समय काल तक एक होता ही रहेगा। तो क्या होता है, इसमें एक स्थिरता होती है। और विधायिका में बहुमत की समर्थन पर निर्भर नहीं है, मतलब जैसे कि होता है हमारे में संसदीय शासन प्रणाली में जो लोकसभा और राज्यसभा विधायिका द्वारा हम हटा भी सकते हैं, पर क्या होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट जनता चुनती है, इसलिए उन्हें सरकार खोने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वो चिंता ही नहीं करते कि हमारी सरकार जा सकती है, और सरकार के अचानक गिरने का कोई खतरा भी नहीं होता है। निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति पर कोई राजनीतिक दबाव भी नहीं होता है, क्योंकि वहां क्या होता है, वहां ओनली 2 ही पार्टीज होती है संसदीय शासन प्रणाली में, एक अपोजिट पार्टी होती है, एक जो पार्टी सत्ता में होती है वही। पर हमारे क्या है, बहुत सारे पार्टीज होती है और एक दूसरे की क्या करते हैं, आलोचना भी करते हैं। अब जानते हैं कि पार्टी सिस्टम का कम प्रभाव होता है इसमें। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल की निश्चित कार्यकालिका के कारण सरकार को हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि एक निश्चित काल होता है इसमें राष्ट्रपति का, इसलिए कोई पार्टी का दबाव भी नहीं होता है इस पे कि इसको हटाया जाए। क्योंकि राष्ट्रपति हमारे संसदीय प्रणाली में कोई पार्टीज के नहीं होते हैं, बट क्या होता है इसमें एक पार्टीज के होते हैं और इसमें 2 ही पार्टीज होते हैं, तो इसलिए कोई इसको हटा ही नहीं सकता है।
उसके बाद जानते हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली के दोष क्या होते हैं। तो कम जिम्मेदार कार्यपालिका होती है इसमें, क्योंकि कार्यपालिका और राष्ट्रपति पर विधायिका की कोई भी पकड़ नहीं होती है, इसलिए सरकार का प्रमुख सत्तावादी हो सकता है। मतलब कम जिम्मेदार कार्यपालिका होती है, इसमें कार्यपालिका की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पर विधायिका की कोई पकड़ नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच गतिरोध होता है, यानी इन दोनों के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है, क्योंकि शक्तियों का अधिक सशक्त पृथक्करण होता है, इसमें बहुत ज्यादा बंटवारा होता है शक्ति का, इसलिए अक्सर इन दोनों के बीच क्या होता है, सिर्फ झगड़े होते हैं, जो मतलब कार्यपालिका होती है और जो विधायिका होती है, यानी संसद और जो सरकार होती है उसके बीच क्या होती है, झगड़ा होता है। खासकर अक्सर विधायिका में राष्ट्रपति के राजनीतिक दल का वर्चस्व नहीं होने के कारण क्या होता है, संसद में जो राष्ट्रपति के जो दल होता है इसका वर्चस्व ना होने के कारण क्या होती है, इसमें दक्षता में इनकी कमी आ जाती है। उसके बाद कठोर सरकार होती है ये, यानी राष्ट्रपति प्रणाली पर अक्सर कठोर होने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि इसमें लचीलेपन का अभाव देखने को मिलता है, यानी इसमें सरकार का एक निश्चित कार्यकाल होता है जिसके प्रति सरकार असहमत मत ना होने पे भी क्या होता है, इसको हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका एक निश्चित समय होता है। और जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें सरकार का निश्चित समय नहीं होता है और उसको कभी भी असहमत मत द्वारा हटाया जा सकता है, उसको इस्तीफा मिल सकता है। उसके बाद इसमें लूट प्रणाली भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह प्रणाली राष्ट्रपति को संरक्षण की व्यापक शक्तियां देता है, यानी बहुत ज्यादा इनके पास शक्ति होती है, जिससे क्या करते हैं ये लोग खुद ही अपने अधिकारी चुनते हैं, जिससे लूट बढ़ता है, यानी भ्रष्टाचार, गरीबी, ये अपने रिश्तेदार, व्यापारी इन सबको अपने में सहयोग देते हैं और जिससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता है, जो हमारे राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है। उसके बाद जानते हैं हम सरकार की संसदीय प्रणाली क्या होती है। हमने राष्ट्रपति शासन प्रणाली जान ली, अब जानेंगे हम संसदीय प्रणाली। तो भारत सरकार ने संसदीय प्रणाली को मुख्य रूप से चुना है, जो कि संविधान के निर्माता ने इसे इंग्लैंड से प्रभावित होकर लिया है, मतलब इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। संस्थापकों ने एक और कारण यह देखा कि संसदीय मॉडल केवल आबादी के भीतर विविध और विविध समूह को समायोजित करने के लिए काम करेगा, यानी हमारे भारत में बहुत सारी विविधता है तो उसको एकजुट करने का काम कौन करेगा, संसदीय प्रणाली, क्योंकि संसद में 2 सदन होते हैं और हर क्षेत्र से जो चुनाव जीते हुए लोग होते हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। इससे क्या होता है, पूरी विविधता का एक संयोजन यानी एक मिक्सचर एक लोक संसद में मिलता है आपको। तो इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण 2 शाखाओं में होता है, जैसे कि कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच टकराव होगा, जिससे हमारा नवतंत्र देश को बर्बाद नहीं कर सकेगा। मतलब इसमें क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव होता रहता है और क्या होता है, इससे एक नव स्वतंत्र यानी जब देश आजाद हुआ था तो इसमें देश को एकजुट रखने के लिए ये बहुत काम करता है, क्योंकि संसद जो है उसका जवाब जो भी क्वेश्चन पूछती है वो केंद्र सरकार यानी कार्यपालिका को देना पड़ता है। दुनिया में राष्ट्रपतियों की तुलना में सरकार की अधिक संसदीय प्रणाली पाई गई है, यानी राष्ट्रपति प्रणाली से ज्यादा दुनिया में क्या पाई जाती है, संसदीय प्रणाली पाई जाती है। इस प्रणाली में संसद आमतौर पर सर्वोच्च होती है, यानी संसद ही सर्वोच्च होती है, मतलब राज्यसभा और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ये ज्यादा महत्व रखते हैं और ये सरकार से हमेशा सवाल करते रहते हैं, जिससे सरकार निरंकुश नहीं होती है और एक अच्छा शासन बना रहता है। उसके बाद जानते हैं संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें क्या होती है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच बहुत ज्यादा संबंध होते हैं, यानी इसमें विधायिका और कार्यपालिका मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करता है और संसद विधायिका है। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद सदस्यों से चुने जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि कार्यपालिका विधायिका से ही निकली है। क्या है इसमें कि कार्यपालिका और विधायिका एक साथ काम करती है और जो कार्यपालिका के लोग होते हैं यानी केंद्र सरकार के जो लोग होते हैं वो भी विधायक से ही निकले होते हैं, यानी वो भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स ही होते हैं पहले। और हमारे संसदीय प्रणाली में कंपलसरी होता है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर्स होना जरूरी होता है। इसलिए क्या होता है, इन दोनों के एक दूसरे से संबंध बहुत जुड़ा रहता है। इसके बाद कार्यपालिका विधायपालिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है संसदीय प्रणाली में, यानी कार्यपालिका विधायक के प्रति जवाब देती है और जो राष्ट्रपति शासन होती है उसमें जो कार्यपालिका है मतलब जो केंद्र में सरकार होती है जो सर्वोच्च होता है वो विधायिका यानी संसद को कोई भी जवाब नहीं देता है अपने कानून के प्रति, पर जो संसदीय प्रणाली है उसमें उसको देना पड़ता है, यानी राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स सवाल करते हैं कार्यपालिका से। उसके बाद इसमें दोहरी शासन प्रणाली होती है। कैसे, कार्यपालिका के इस संसदीय प्रणाली में 2 अधिकारी होते हैं,
वास्तविक अधिकारी नाम मात्र होता है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है संसदीय प्रणाली में। पर राष्ट्रपति प्रणाली में वही प्रमुख भी होता है और राष्ट्रपति ही प्रमुख भी होता है, नाम से भी प्रमुख होता है और कार्य भी उसका ही प्रमुख होता है। पर संसदीय प्रणाली में नाम मात्र, जैसे कि हमारे देश का प्रमुख कहोगे तो कहोगे राष्ट्रपति है, पर नाम मात्र ही है, क्योंकि कार्यपालिका की सारी शक्ति जो होती है वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होती है संसदीय प्रणाली में। तो प्रतिक्रिया गोपनीयता होती है इसमें, ये भी इसकी विशेषता है, यानी सरकार के सभी शर्त और सभी मंत्रिमंडल क्या करते हैं, गुप्त कार्य करते हैं और जनता के सामने इसको प्रकट नहीं करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी होता है इसमें, यानी इस प्रकार की सरकार का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और ये जो प्रधानमंत्री है वो निचले सदन में जो बहुमत होता है इसका, इस पार्टी जो पार्टी से जीतता है निचले सदन यानी लोकसभा का मेंबर्स होता है वो, और प्रधानमंत्री के रूप में उसे ही नियुक्त किया जाता है, मतलब लोकसभा का चुनाव करके प्रधानमंत्री को चुना जाता है। द्विसदनीय विधानमंडल यानी अधिकांश संसदीय लोकतंत्र द्विसदनीय विधेयक का अनुसरण करते हैं, यानी दो सदन का यानी लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का सपोर्ट करते हैं। कोई निश्चित कार्यकाल इसमें नहीं होता है। सरकार का कार्यकाल निश्चित सदन ना होने के कारण सरकार क्या होती है, अविश्वास मत जीतने में विफल रहती है तो मंत्रिपरिषद को इसमें इस्तीफा देना पड़ता है। और राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है, जब तक चुनाव ना होगा तब तक राष्ट्रपति एकदम निश्चित रहता है, वो कोई भी कुछ भी कर ले। और संसदीय प्रणाली में क्या होता है, अविश्वास मत, अगर संसद में उसको बहुमत ना मिले तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होता है संसदीय प्रणाली में। यद्यपि भारत मुख्य रूप से ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित होकर इसने ये अपनाया है, परंतु ये कुछ अलग है ब्रिटिश मॉडल से। अब देख जानते कैसे ब्रिटिश मॉडल से अलग है अपनाने के बाद भी। भारत में प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर हो सकता है, पर ब्रिटेन में क्या है, वो हमेशा लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स होने चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स के होता है, लोकसभा का मेंबर ही क्या बन सकता है, मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है ब्रिटेन में। पर हमारे भारत में क्या है, प्रधानमंत्री बनना होगा आपको तो आप लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो, इन दोनों में से, बस आप में से इन दोनों में से किसी की मेंबरशिप लेनी होती है और आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद ब्रिटेन में एक बार नियुक्त अध्यक्ष को औपचारिक रूप से अपनी राजनीतिक प्रणाली से इस्तीफा देना होता है, पर भारत में अध्यक्ष अपना पार्टी सदस्य बना रहता है, हालांकि उससे कार्यवाही के निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है। यानी ब्रिटेन में क्या होता है, जब कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का होता है, वो जीत जाता है, तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद उसको अपनी पार्टी को छोड़ना होता है। पर भारत में क्या है, भारत में ऐसा है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बन गए फिर भी आप अपनी पार्टी के साथ रह सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कांग्रेस का कोई नेता जीता था, तो जैसे कि नेहरू जीते तो उसके पार्टीज भी उसके साथ रह रहे थे, पार्टीज को छोड़ा नहीं था उन्होंने, कांग्रेस के थे। मोदी सरकार जीती है तो उनके जो भाजपा है वो उनके साथ ही अभी भी काम कर रहे हैं, तो इसमें नहीं छोड़ा जाता है पार्टी को। साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि वो एकदम निष्पक्ष होके शासन करे और अपनी पार्टी को ही ज्यादा सपोर्ट ना करके पूरे देश का कल्याण करे। उसके बाद शैडो कैबिनेट की अवधारणा पर ये अनुपस्थित रहते हैं, यानी ब्रिटेन में विपक्ष का छाया कैबिनेट पे बना रहता है हमेशा, और इसमें ऐसे कैबिनेट का छाया नहीं बना रहता है संसदीय प्रणाली में। उसके बाद जानते हैं संसदीय प्रणाली के गुण क्या होते हैं। तो संसदीय प्रणाली के गुण ये होते हैं कि कार्यपालिका और विधायपालिका के बीच बहुत ज्यादा संबंध होते हैं, जिसमें कार्यपालिका विधायपालिका का ही क्योंकि एक हिस्सा होती है, विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के मेंबर्स बनते हैं चुनाव जीतने पर, इसलिए उन दोनों में संबंध होता है। दूसरी बात कि अन्यवाद को रोकता है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। इसमें क्या होता है, अगर लोकसभा में अविश्वास मत का प्रस्ताव में बहुमत ना मिले तो क्या होता है, इसमें सरकार को इस्तीफा भी देना होता है। उसके बाद ये उत्तरदायी सरकार होती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा जो भी प्रश्न किए जाते हैं उसका जवाब देना पड़ता है केंद्र सरकार को, यानी कार्यपालिका को, जो भी कार्य में सरकार रहती है। उसके बाद विविध समूह का प्रतिनिधित्व होता है इसमें संसद में क्या होते हैं, विभिन्न समूह होते हैं, यानी विभिन्न समूह के प्रतिनिधित्व होता है। जैसे कि भारत में लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ये हर क्षेत्र से अपने चुनाव द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, जो कि संसद में अपनी बात, अपने एरिया को, अपने लोगों को, अपने समूह को प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार से सवाल करती है। तो इसमें विविध, यानी देश में जितने भी विविधता है उन सबका एक मिश्रण पाया जाता है संसद भवन में। उसके बाद लचीला है संसदीय प्रणाली, कैसे, क्योंकि प्रणाली में लचीलापन यह है कि जरूरत पड़ने पर पीएम को बदला भी जा सकता है इसमें। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपने ब्रिटिश सरकार में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो नेविल चैम्बरलेन थे उसको विंस्टन चर्चिल द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, हटाया गया था।
तो इसमें ये भी करा जाता है। उसके बाद जानते हैं कि संसदीय प्रणाली के दोष क्या है। तो संसदीय प्रणाली के कुछ दोष भी है, ये है कि शक्ति का पृथक्करण नहीं है इसमें, यानी इसमें शक्तियों का वास्तविक पृथक्करण नहीं किया गया है। कार्यपालिका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है विधायिका द्वारा, यानी विधायिका अगर कोई मिस्टेक हुई तो विधायिका कार्यपालिका को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, क्योंकि विधायिका जो है वो कार्यपालिका के साथ मिलकर ही काम करती है, क्योंकि विधायिका ही कार्यपालिका बनती है चुनाव जीतने के बाद। उसके बाद सरकार के पास सदन का अच्छा बहुमत होता है। इसके अलावा दल बदल विरोधियों के नियंत्रण का काम भी करती है। इसके बाद विधायिका स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा नहीं कर सकते और अपनी समझ और राय के अनुसार मतदान नहीं कर सकते। उन्हें पार्टी के ही हिल्प का पालन करना होता है इसमें। उसके बाद आयोग सरकार, ये भी एक आयोग विधायक भी क्या होता है, और जैसे कि बहुत सारे लोकसभा में ऐसे मेंबर्स है जो अनपढ़ है, आयोग है, फिर भी वो क्या है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बन जाते हैं। ये भी इसकी एक अवगुण है, इसकी एक दोष है। उसके बाद अस्थिरता, ये भी इसका एक अवगुण है। स्थिरता ना होना, यानी मतलब इसमें एक जैसे राष्ट्रपति शासन में स्थिरता है, जब तक अगला चुनाव ना आए 5 साल के अंदर 6 साल के अंदर, तो क्या होता है तब तक राष्ट्रपति एकदम निश्चित होता है, उसको कोई डर ही नहीं रहता, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। पर संसदीय प्रणाली में जैसे भारत और इंग्लैंड में, उसमें हटाया जा सकता है। अगर अविश्वास मत पास हो जाए और बहुमत ना मिले लोकसभा और राज्यसभा से, तो क्या होता है जो पीएम होता है उसको क्या होता है इस्तीफा देना होता है अपने पद से। उसके बाद जानते हैं कि दलीय राजनीति, इसमें क्या होता है बहुत सारे दल के राजनीति का पार्टी का इसमें हित और राजनेताओं का प्रसारित होता है इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता राष्ट्रपति जैसे कि राष्ट्रपति को भी कौन चुनता है, बहुत सारे प्रतिनिधित्व के नेता ही चुनते हैं। प्रधानमंत्री भी क्या होता है लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, और इसमें दो सदन होते हैं लोकसभा राज्यसभा, इसमें हर पार्टी के लोग होते हैं। उसके बाद नौकरशाही द्वारा नियंत्रण, यानी सिविल सेवक जो होते हैं आईएएस आईपीएस आईएएस, इन सब का भी क्या होता है बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं इनका भी संसदीय प्रणाली में इनका योगदान रहता है। उसके बाद जानते हैं कि राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली में तुलना करते हैं एक छोटा सा, तो जानते हैं कि इसकी जो नींव एक कार्यकारी समिति द्वारा रखी गई है संसदीय प्रणाली और अध्यक्षता प्रणाली के द्वारा, यानी जो कार्यकारी समिति होती है जो हमारी कार्यपालिका होती है उसके द्वारा ही इन दोनों को बांटा गया है। उसके बाद जो इसमें संसदीय प्रणाली में द्वैत होता है, यानी इसका प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, किंतु शक्ति संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी 2 जने इसमें प्रमुख होते हैं। अध्यक्षता में क्या होता है राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है और काम भी राष्ट्रपति ही प्रमुख करता है। उसके बाद एक मुसीबत इसमें यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है इसमें संसदीय प्रणाली में, और राष्ट्रपति प्रणाली में विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है कार्यपालिका, यानी संसद को कार्यपालिका जवाब नहीं देती है किसी भी कानून किसी भी चीज का। उसके बाद मंत्री के देख लेते हैं कि केवल सदनों के बीच होता है ये, और राष्ट्रपति शासन में विधायिका के बाहर नियुक्त किया जा सकता है, यानी इसमें क्या होता है संसदीय शासन में संसद के ही लोगों को चुना जाता है क्या प्रधानमंत्री के रूप में, पर राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति बनने के लिए संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना लोकसभा ना राज्यसभा का मेंबर, बाहर के लोगों को चुना जाता है। उसके बाद निचले सदन का विघटन, इसमें क्या होता है संसदीय प्रणाली में कार्यकाल खत्म होने से पहले इसको भंग किया जा सकता है, असहमत मत द्वारा पीएम को इस्तीफा दिलाया जा सकता है, पर राष्ट्रपति शासन में इसे भंग नहीं किया जा सकता जब तक अगला चुनाव ना आए। कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है संसदीय प्रणाली का, कभी भी हटाया जा सकता है, और जो राष्ट्रपति शासन है उसमें सहमत होता है, यानी जब तक ना आए तब तक वो एक निश्चित काल तक उसमें रहते हैं। उसके बाद जाते हैं एकात्मक प्रणाली और जो संघीय प्रणाली है उसमें अंतर क्या होता है। अब हमने जान लिया है राष्ट्रपति शासन और जो हमारा संसदीय शासन प्रणाली है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है एकात्मक और संघीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो एकात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसके तहत शासन की पूरी शक्ति जो है वो संविधान द्वारा केंद्र पे ही निहित होती है, यानी केंद्र सरकार ही इसमें सर्वोच्च होता है और ये शासन निरंकुश होता है, जैसे कि चीन में देखा होगा आपने, नॉर्थ कोरिया में देखा होगा आपने, श्रीलंका में भी ऐसा ही शासन है। उसके बाद स्थानीय सरकार का अस्तित्व इसमें नहीं होता, यानी कोई भी स्थानीय सरकार और जो स्टेट होता है उसकी शक्ति इसमें नहीं होती, सारी शक्ति किसके पास होती है केंद्र के पास होती है। एक डाइसी थे उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि एकात्मक शासन क्या है, एकात्मक शासन एक केंद्र शक्ति द्वारा सर्वोच्च शक्ति है, जिसमें संघीय शासन का अर्थ यह होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें संविधान स्वयं केंद्र सरकार द्वारा इकाइयों की सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करता है।
व्यवस्था की जाती है। इन दोनों में दलों के बीच कोई अकेला सत्ता विभाजन नहीं होता, यानी शक्ति का बंटवारा नहीं होता। डाइसी ने संघीय सरकार के विचारकों का ये संघीय सरकार राष्ट्र की एकता, राज्यों की अधिकार को समेटने और उद्देश्य के राजनीतिक साधन के अलावा कुछ और नहीं करती है। मतलब ये क्या करती है, ये कहते हैं डाइसी सिर्फ राष्ट्रीय एकता को निर्माण करती है, उनके उद्देश्य को समेटने का काम करती है और इन दोनों के बीच बंटवारा नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि है क्या एकात्मक सरकार और संघीय सरकार के बीच अंतर क्या होता है। तो अंतर जान लेते हैं। अंतर यह है कि एकात्मक सरकार जो है उसके एकात्मक सरकार में सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। संघीय सरकार में क्या होती है, जहाँ सारी शक्ति जो है वो केंद्र के हाथ में ज्यादा शक्ति होती है, पर राज्य सरकार के पास भी शक्ति होती है। जैसे हमारे भारत में देखा होगा सीएम जो बनते हैं, मुख्यमंत्री, उनके पास अपनी शक्ति होती है। अब वो जो स्टेट जिस स्टेट से जीतते हैं उसका कानून बनाने का अधिकार क्या होता है, उन्हीं के पास होता है। उसके बाद एक समवर्ती सूची भी है। इस क्या होता है, एकात्मक शासन में शक्ति का कोई प्रदर्शन मौजूद नहीं होता, यानी इसमें जो शक्ति है उसका कोई बंटवारा नहीं होता। पर संघीय सरकार में शक्ति का बंटवारा होता है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में। उसके बाद सरकार जो एकात्मक शासन है उसमें सरकार के पास पृथक कानून पारित करने का अधिकार नहीं होता, अलग कानून इसमें कोई पारित नहीं हो सकता है एकात्मक सरकार में। पर संघीय सरकार में क्या होता है, अलग कानून पारित हो सकता है, यानी मतलब राज्यसभा अपने कानून बना मतलब जो राज्य है वो अपने कानून बना सकता है, केंद्र सरकार अपने कानून बना सकता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ जैसे पंचायती राज वगैरह होते हैं, वहां के जो शासन होता है वहां का मुखिया स्वयं अपना शासन अपने अधिकार द्वारा अपने कर सकता है। उसके बाद शासन की एक केंद्र सरकार प्रणाली की सभी शक्ति रखती है। शासन मतलब केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्ति होती है एकात्मक में, और जो संघीय है उसमें क्या होती है, राज्य और जो केंद्र होते हैं उन दोनों के पास शक्ति होती है और वो दोनों साझा करके एक दूसरे की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एकात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का स्रोत, एकात्मक शासन प्रणाली में जो है शक्ति का स्रोत एक एकल केंद्र सरकार के जो देश कानून को पारित करने और देश में कानून व्यवस्था की देखभाल करने के लिए इसमें जिम्मेदार होती है। और संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्ति विभिन्न स्तरों में बटी होती है, जैसे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समवर्ती सूची में। और पंचायती राज आपने देखा होगा तो गांव के लोग स्वयं भी अपना शासन करते हैं, यानी शक्ति का बंटवारा होता है संघीय शासन में। आप उदाहरण लेना चाहे तो एकात्मक शासन वाले जो देश हैं वो है चीन। चीन में एकात्मक शासन है, यूके में भी है और श्रीलंका में भी है। उदाहरण के लिए आप एक शासन जो संघीय शासन प्रणाली है तो वो भारत में अपनाई गई है, स्विट्जरलैंड में अपनाई गई है और कनाडा में अपनाई गई है। तो ये कनाडा के मॉडल से हमने लिया है अपने भारतीय संविधान में। तो आपका ये यूनिट जो है वो होता है यहाँ पे खत्म। आपका जो सेकेंड यूनिट था उसमें आपको पढ़ना था राजनीतिक प्रणालियों का वर्गीकरण। इसमें आपने संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति शासन प्रणाली पढ़ लिया और इसमें अंतर भी पढ़ लिया। उसके बाद आपने संघीय प्रणाली और एकात्मक शासन में भी आपने अंतर पढ़ लिया। तो आपका ये यूनिट होता है यहाँ पे खत्म। तो आप अगर पीडीएफ परचेस करना चाहे, डाउनलोड करना चाहे तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे जाके आप ये नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो पढ़ने में आप वो परचेस कर सकते हो ओनली 9 रुपीज में। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो धन्यवाद।